गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इससे पहले के ऑलमोस्ट टॉपिक हो गए हैं, उनके आप जाके वीडियो देख सकते हो और मतलब अच्छे हैं, बढ़िया है, आपका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं और आपका एक अच्छा कंटेंट आपका इम्प्रूव हो जाएगा उनको आप अगर एक बार देख लेंगे तो, ठीक है। और आज इतना बहुत वैल्यूबल टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, थोड़ी सी समझने वाली भी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में ना एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर भी है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अच्छा, इससे देखो मेंस में भी जब आप यूपीएससी दोगे ना तो जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ज्योग्राफी होती है 125 मार्क्स की, 250 नंबर का होता है, उसमें एक सेक्शन होता है, तो 125 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ोगे तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन वहाँ के मुख्य परीक्षा के मतलब यूपीएससी मेंस के ज्योग्राफी में आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो हम इस टॉपिक को ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपका कोई प्री में क्वेश्चन आता है वो भी हो जाए, किसी जैसे पीजीटी में ज्योग्राफी है या पीजीटी का कोई क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से तो वो भी हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि एक अच्छी समझ इस चैप्टर की बन जाए। चैप्टर क्या नाम है देख लो, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि बनावट, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब देखो अर्थ के बारे में कैसे कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला, देखो स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ नोन एज जूलॉजी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना हमें समझनी है उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसको समझने के हमारे पास में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखो होता क्या है, किताबों में हमें मिलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। देखो एक बार हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है। देखो इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल। हिंदी में इसका नाम है भू पर्पटी और मेंटल को मेंटली कहा गया है, इसको कोर। कोर मतलब होता है केंद्र। इन तीन जगहों, इन तीन प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो एंगल था, ये जो प्रोस्पेक्ट था, ये हमारे सामने काफ़ी बाद में आया, ठीक है। अच्छा, ये तो तब आया जब हमारे पास में भूविज्ञान आया। ये हमें किसने बताया, भूविज्ञान ने, भू नहीं, भूकंप विज्ञान ने। देखो ये सारी चीजें हमें किससे पता चली, भूकंप विज्ञान से। लेकिन भूकंप विज्ञान तो अभी आया, उससे पहले हमने इनिशियल फेज में हमारे पास में सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या रहे हैं इसके लिए वो हमें जानना है। तो अभी इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीजें जाननी है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें इसके आने से पहले जिन्होंने हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी। तो देखो इसकी जानकारी के लिए हमारे पास में 3 सोर्स हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। नंबर 2
नेचुरल सोर्स और नंबर 3 सिस्मोलॉजी। देख लो इसमें हम देखेंगे कि क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें पता कैसे चल रहा है, तो कौन कौन से सोर्स हैं हमारे पास में देख लो। देखो इसके तरीके से हम कैसे कैसे जानते हैं। सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर होता है दबाव। दूसरा हमारे पास में जानकारी का स्रोत है डेंसिटी। डेंसिटी होता है घनत्व। नंबर 3 टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है ताप। इनिशियल फेज में अर्थ के स्ट्रक्चर को या इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास क्या था, दबाव, घनत्व और ताप। हमने इससे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। इसके बाद हमारे पास में नेचुरल सोर्सेस में देखते हैं हमारे पास क्या है। वोल्केनिसिटी, इसका मतलब होता है ज्वालामुखी साक्ष्य, यानी कि हमें ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश की। इसके अलावा ये क्या है, भूकंप विज्ञान। इन 3 साक्ष्यों से हमने पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी करने की कोशिश की है। ये दोनों थियोरी अपने आप पूरे तरीके से इसके विषय में बताने में नाकामयाब रहे, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिद्धांत इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर पाए। उसके बाद भूकंप विज्ञान ने इसकी सटीक व्याख्या की है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रेशर। सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्सेस ने किस तरीके से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में बताया, वो चीजें देख लो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रेशर। जब हमारे पास में कुछ भी जानने के लिए नहीं था तो हमें सबसे पहले इन साधनों का जरिया बनाना पड़ा। हम क्या देखते हैं, हमने ये देखा कि धीरे धीरे जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ेगा, क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। increases pressure, increases pressure, increases density। इसका मतलब हो गया जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा। अब इस सिद्धांत से हम अर्थ की संरचना को जब जानने का प्रयास किया तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा अर्थ में वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा। अब देखो होता क्या है कि धीरे धीरे डेंसिटी, अर्थ की जो भू परिपटी है, अर्थ की जो क्रस्ट है, उसकी डेंसिटी 2.90
ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा माना गया है 2.9 से लेके 3 तक, यानी 3 ग्राम प्रति क्यूबिक घन सेंटीमीटर। ये क्या होता है? ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 2.09 से 3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक भूपरिपटी की क्या है? डेंसिटी है। ठीक, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो क्या होता है, और हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल अर्थ की जो हमारे सामने डेंसिटी आती है वो 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कुछ जगहों पे ये 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2.09 से 3.00 ग्राम भूपरिपटी पे डेंसिटी है, और ओवरऑल अर्थ की कितनी आ रही है? 5 से लेके 5.5 घन सेंटीमीटर डेंसिटी आ रही है। लेकिन ओवरऑल जब क्रस्ट की इतनी है, जब अर्थ की इतनी है, तो यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे तो दबाव बहुत ज्यादा है। ये कोर है, केंद्र पे जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, केंद्र का घनत्व कितना हो जाएगा? लगभग 11 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक, तो मोटा मोटा हमारे पास अभी जो सिद्धांत आया अर्थ को समझने के विषय में, कि हमने प्रेशर से देखा कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे दबाव बढ़ेगा, दबाव के साथ क्या होगा? घनत्व भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे कुछ दिक्कतें आ गई। दिक्कतें क्या आई वो देखो, कि कोई भी चट्टान है, पहाड़ है, उसका घनत्व एक लेवल तक होगा, उससे ज्यादा उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता, चाहे उस पे कितना भी दबाव पड़ जाए। यानी कि हर चट्टान की या हर लेयर की एक क्रिटिकल लिमिट होगी। एवरी सीमा है, किसी भी चट्टान का घनत्व एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और वो लेकिन सेंटर पर बहुत ज्यादा है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ गया। तो मसला ये हुआ कि हम ये मानते हैं कि जो केंद्र बना है ये हैवी मेटल्स का बना होगा, भारी पदार्थों का बना होगा, जिससे हमने आइडिया लगाया कि ये क्या है? भारी पदार्थों का बना हुआ है, भारी पदार्थों से निर्मित है, जैसे सिलिका और फेरस। फेरस मतलब आयरन। ठीक है, भारी पदार्थों से बना हुआ है। पर दिक्कत वही आ गई कि इतना सेंटर पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर लेयर की एक सीमा है। तो ये कहीं ना कहीं सिद्धांत पूरे तरीके से इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि हर एक परत की सीमा है और उससे नीचे घनत्व नहीं बढ़ना चाहिए था। फिर सेंटर का ज़्यादा है, तो फिर हमने एक आइडिया लगाया कि हो सकता है ये भारी मेटल से बना हो, जिसमें सिलिका और फेरस हो। तो ऐसा मोटा एक अजम्पशन हमने लगाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। फिर देखो टेम्परेचर जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब देखो जैसे ही 32 मीटर
गहराई पर जाएंगे वहां तापमान कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री बढ़ जाएगा प्रत्येक 32 मीटर डेप्थ में जाने पे। हम जो पहले फर्स्ट 100 किलोमीटर अर्थ में जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर तक, प्रत्येक यानी 1 किलोमीटर, प्रत्येक 1 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अर्थ के विषय में ध्यान रखना। जब हम 100 किलोमीटर की गहराई तक जा रहे हैं, जब हम 100 किलोमीटर की गहराई तक अर्थ में जा रहे हैं, तो हर एक 1 किलोमीटर जाने पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर देखो आगे यहां से 100 से 300 किलोमीटर गहराई में जाने पर इन डेप्थ कितना बढ़ता है पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर बढ़ता है 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले 100 किलोमीटर तक जाने पे प्रत्येक किलोमीटर पे बढ़ रहा है 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान, फिर 100 से 300 किलोमीटर जाने पे बढ़ रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये नहीं जान सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में है क्या एकदम ही कहीं। अच्छा, अगर ये यूनिवर्सल नियम फॉलो होता तो हम डेंसिटी के बारे में भी क्लियर होते और हम टेम्परेचर और दबाव के बारे में भी क्लियर होते, क्योंकि यही क्लियर नहीं है। इसलिए एक सिद्धांत कुछ कहता है तो दूसरा उसके उलट हो जाता है, दूसरा कुछ कहता है तो तीसरा उसके उलट हो जाता है। तो मोटा मोटा हम इसके आधार पे जो हम जान पाए कि अर्थ में ऊपर भू परिपटी है, भू परिपटी तो नाम दूसरे से आया, पहले हम जान पाए कि अर्थ के ऊपर में कुछ मेटल सख्त से हैं, फिर उसके अंदर धीरे धीरे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते केंद्र पे एक अच्छा खासा तापमान होगा। लेकिन ये सब नियम सटीक नहीं बैठे अर्थ के विषय में। ठीक, तो फिर हमने किससे जानकारी लेने की कोशिश की अर्थ के विषय में, वोल्केनिसिटी से, यानी ज्वालामुखियों से हमने साक्ष्य लेने की कोशिश की। आगे देखते हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस करना है नेचुरल सोर्सेज में हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में ज्वालामुखी से कैसे चीजें पता चल रही है। तो देख लो, ये मान लिया अर्थ है, ये मेंटल है और ये कोर है। भू परिपटी, मेंटल और ये कोर, केंद्र। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, और ओवरऑल अर्थ का कितना है, ओवरऑल अर्थ का है, इसका घनत्व है 5 to 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, और सेंटर का कितना है डेंसिटी, सेंटर की डेंसिटी है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
अच्छा देखो, इतना ज़्यादा घनत्व है, इतना ज़्यादा दबाव है, लेकिन ज्वालामुखी में मैग्मा और लावा निकल रहे हैं, जो किसी भी तरीके से संभव नहीं था कि इतने ज़्यादा दबाव पर, इतने ज़्यादा प्रेशर पर, इतने ज़्यादा घनत्व पर कोई चीज़ पिघली हुई अवस्था में रहे। लेकिन ज्वालामुखी तो आ रहे थे, मैग्मा और लावा निकल रहे थे, तो हम नहीं जान पा रहे थे कि एग्जैक्ट अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। बात समझ में आ रही है? हमें ये नहीं जानकारी मिल पा रही थी कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखो है क्या कि बाद में हमें पता चला कि भूपरिपटी के नीचे मेंटल है और लगभग 30 से 70 किलोमीटर के बीच में एक स्टेनोस्फीयर होती है जो मेल्ट रहती है। लेकिन उससे पहले क्या हम आइडिया लगा रहे थे, ये जानकारी आने तक हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरीके की कोई संरचना है, क्योंकि हम मान रहे थे कि जितना ज़्यादा ये प्रेशर है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी है, उसमें कोई पिघली चीज़ नहीं रह सकती है। तो हमारी जानकारी अर्थ के विषय में अधूरी रही। अब उसके बाद क्या होता है कि भूकंप विज्ञान आता है जो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के विषय में हमारी सारी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। तो अब हमें डिस्कस क्या करना है? अब हमें डिस्कस करना है भूकंप विज्ञान। ठीक है, देखो इससे हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के विषय में कैसे पता चला। अब होता क्या है कि जब भी भूकंप आता है तो वेव्स या तरंगें आती हैं। देखो जैसे ही भूकंप आता है तो कुछ तरंगें निकलती हैं। उन तरंगों के अध्ययन से हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझ पाए हैं। तो वही क्या करना है, हमें देखना है। देखो स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स नोन एज सिस्मोलॉजी। इसमें होता क्या है कि कुछ किरणें निकलती हैं, जैसे पी तरंगे, एस तरंगे, यानी पी वेव्स, एस वेव्स और एक होता है एल वेव्स। तो इन तीनों वेव्स के माध्यम से हमने क्या अध्ययन किया है, अर्थ के स्ट्रक्चर को नोन किया है। अब देखो ये वेव्स हैं कौन कौन सी। लव तरंगे, ये तीनों प्रकार की जो तरंगे हैं, ये जब भूकंप आता है उससे पहले क्या होती हैं, अर्थ पे हमें मिलती हैं। और इन्हीं के अध्ययन से हमने क्या किया है, अर्थ को जानने की कोशिश की है। अब सबसे पहले मैं पी तरंगों के बारे में लिखूंगा, फिर आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा और पता चलेगा कि हम वहां पे कैसे जान पाए इसको। देखो ये जो अभी हम देखेंगे कि पी वेव हैं, एस वेव हैं और एल वेव हैं, इनके विषय में हमें सबसे पहले जानकारी दी किसने। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, IUGG। देखो इसका पूरा नाम क्या है, जियोफिजिक्स। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सबसे पहले हमें अर्थ के साइंटिफिक स्ट्रक्चर के विषय में बताया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी जियोफिजिक्स। ये अध्ययन करती है। इसको हम पूरा का नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देख लो। देखो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द जियोडेसी एंड द जियोफिजिक्स। ये वो संस्था है जिसने अर्थ के विषय में हमें सटीक जानकारी दी है। तो अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अर्थ की स्ट्रक्चर का। तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो कॉन्सेप्ट दिया है IUGG ने। और इसी ने हमें बताया कि कोर होता है, इसी ने हमें बताया कि मेंटल होता है, इसी ने हमें बताया कि क्रस्ट होता है। तो इसकी स्टडी पे हम अर्थ को देखने जा रहे हैं। और ये जो स्टडी करता है उसके पीछे क्या है, भूकंप विज्ञान है। ठीक, देख लो। IUGG ने अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? नंबर 1 क्रस्ट। अब हम अध्ययन कैसे करते हैं वो देखो। हम मान लेते हैं ये क्या है, ये अर्थ है। इसका हम एक टुकड़ा ले लेते हैं,
ठीक, अब हम जो भी बात करेंगे इसके रेफरेंस में बात करेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, देखो हमें IUGG ने बताया कि सबसे पहले का जो ऊपर का हिस्सा है इसको क्या बोला गया है, भूपरिपटी यानी कि क्रस्ट। इसको क्या कहा गया, क्रस्ट। क्रस्ट की जो इन्होंने डेप्थ बताई हमें, डेप्थ मतलब गहराई, इसकी हमें गहराई बताई है 0 से 30 किलोमीटर। इसकी गहराई कितनी हो गई क्रस्ट की, 0 से 30 किलोमीटर। तो पहला प्रश्न हमारा ये मिल गया, ठीक। अच्छा, दूसरा इसका डेंसिटी, तो हमारा पहला ये बन गया। सेकंड इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व, इसका हमें घनत्व जो बताया है वो 2.90 से 3.0 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ये भी हो गया। अब देखो क्रस्ट की भी लेयर्स है। क्रस्ट की लेयर्स के विषय में हमें कैसे पता चला, अब क्रस्ट की लेयर के विषय में जानने के लिए क्या हुआ कि हमने पी वेव्स और एस वेव्स के विषय में हमें जानकारी मिली। अब हमने पी वेव और एस वेव की वजह से हमें जान पाए कि ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी में वेरिएशन है, और जहाँ से भी अर्थ की डेंसिटी में वेरिएशन होगा, इसका मतलब है कि ऊपर की लेयर में कुछ और मटेरियल है और नीचे की लेयर में कुछ और मटेरियल है। और मटेरियल भी हो सकता है, उसका घनत्व भी हो सकता है, उसका पिघलापन भी हो सकता है, और मतलब ये पता चलेगा कि ऊपर वाली हार्ड है या कॉम्पेटिबली सॉफ्ट है, नीचे वाली हार्ड है या नीचे वाली मेल्ट है या नीचे वाली लिक्विड स्टेट में है। वो सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगी, हमें पी और एस वेव से पता चलेंगी, ठीक है। तो अब देखो है क्या, अगर ये क्रस्ट एक ही मटेरियल की बनी होती, या इसकी डेंसिटी एक ही होती, या इसका डेंसिटी और प्रेशर, सेकंड डेंसिटी यानी कि दबाव और घनत्व। देखो अगर इस पूरी लेयर में, दबाव और घनत्व एक सा रहता तो पी वेव की स्पीड भी एक सी रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर क्या है, देखो एक है ऊपरी क्रस्ट और एक है निचला लोअर क्रस्ट। यानी कि ऊपरी भूपरिपटी और निचली भूपरिपटी में पी वेव की जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो पी वेव से हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं भूपरिपटी के अंदर में। पी वेव की जो स्पीड है
एक सी रहती अगर पूरी भूपरिपटी में दबाव और घनत्व एक सा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऊपरी भूपरिपटी में, ऊपरी क्रस्ट में जो पी वेव की जो स्पीड है वो 6.1 किलोमीटर पर सेकंड और निचले वेव में कितनी है, 6.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ये हमें बताता है कि ऊपरी भूपरिपटी और निचली भूपरिपटी में मटेरियल में, घनत्व में, तापमान में, दबाव में अंतर है और इसी अंतर को डिफाइन किया गया है एज अ डिसकंटिन्यूटी। अब ये डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? अच्छा, इस डिसकंटिन्यूटी को समझना है तो एक चीज देखो। अब क्या है, अब हमारे पास में एक नई चीज आ गई, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी से भी हमें इसके अध्ययन के विषय में पता चला डिसकंटिन्यूटी क्या है, समझ लो। देखो, जब भी कहीं प्रेशर या डेंसिटी में एक मेजर चेंजेस होंगे तो वहां पे पी वेव्स की डायरेक्शन रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि उसकी जो स्पीड है उसमें बदलाव होंगे। अब देखो क्या होता है, ठोस में इनकी गति तेज होती है और लिक्विड में इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक, तो अब देखो आगे क्या होता है। पी वेव्स का जब भी कोई मीडियम चेंज होगा, ठोस मतलब सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल। अब होगा क्या कि जब भी ठोस से लिक्विड की तरफ जाएगी या लिक्विड से ठोस की तरफ पी वेव्स जाएंगी तो ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और क्या होगा, देखो यहां से आई सीधी जा रही है, ये क्या है, पी वेव्स। ठीक है, पी वेव्स है, पी वेव्स, पी वेव्स, पी वेव्स। देखो यहां से आई पी वेव्स और ऐसे आके इसमें ऐसे होके ये ऐसे जा रही है, यहाँ से आ जाएगी तो ऐसे होके ऐसे चली जाएगी। अब हम क्या देखते हैं कि जब भी इनका मीडियम चेंज होगा, यानी कि जिस माध्यम से ये गुजर रही हैं वो माध्यम चेंज होगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और इसी बेसिस पे हम अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या किया है, हम जान पाए हैं। तो देखो क्या होगा, जब भी इनकी स्पीड में परिवर्तन होगा या डिसकंटिन्यूटी होगी तो उसी को क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूटी, यानी कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। और ये है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, अनियमितता, अनियमितता, अनियमितता। अनियमितता मतलब अनियमित है, फिक्स नहीं है। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई। पी वेव से हम भूपरिपटी के विषय में कितनी बातें जान पाए। हमने गहराई देखी, 0 से 30 किलोमीटर तक की गहराई है। फिर हमने इसका घनत्व देखा कितना है। फिर हमने देखा पी वेव्स के तरंगों के हिसाब से कि इसके अंदर में इसकी ऊपरी परत और निचली परत में भी हमें डिफरेंस दिख रहा है, ये भी हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, इसको, इस परिपटी के मटेरियल को ही बोल देते हैं हम साइमा। साइमा, साइमा क्या होता है, सिलिका और सियाल है, साइमा नहीं है, साइमा लिख दिया, सियाल।
है कि स्याल कहाँ पाया जाता है। तो स्याल कहाँ पाया जा रहा है? स्याल पाया जा रहा है क्रस्ट में या भू परिपटी में। और दूसरी चीज पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी? कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इसकी डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी आपको पता चल गई। इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ पता चल गई। ये किन पदार्थों से मेनली बना है? मुख्यतः किन पदार्थों से बना है? तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। और ये सारा का सारा हमें वैज्ञानिक अध्ययन किससे पता चला? हमें पी वेव से हमें पता चलता है। दूसरी चीज देखो, एक एस वेव होती है। क्या एस वेव केंद्र से गुजर पाएंगी? केंद्र से गुजर नहीं पाएंगी, क्योंकि एस वेव तरल में नहीं चल सकती हैं, जबकि पी वेव तरल में भी चलती हैं और सॉलिड में भी चलती हैं। लेकिन जैसे ही उनका मीडियम चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वो परावर्तित हो जाएंगी। तो पी वेव कैसी होती हैं? जैसे ही अपने मीडियम को चेंज करती हैं तो वो परावर्तित हो जाती हैं। तो क्रस्ट समझ में आया। अब हम देखेंगे मेंटल। देखो, अब हमें डिस्कस क्या करना है? हमें सेकंड लेयर डिस्कस करनी है, जिसका नाम क्या है? मेंटल। मेंटल में देख लो, मेंटल में ये हमें मिल जाती है लगभग 30 से 35 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी लगभग 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर के बाद $2900 किलोमीटर। तो देखो, मोटा मोटा मेंटल जो फैली हुई है वो 30 या 35 से हमें मिलना शुरू हो जाती है और ये 2900 किलोमीटर तक जाती है। अब देखो जरा, इसके बाद ये जो कोर है ये जाती है 6371 किलोमीटर, यानी एक हमें त्रिज्या क्या मिल गई अर्थ की? 6371 हमें त्रिज्या इसकी मिल जाती है। तो अभी हमें बेसिकली मोटा मोटा क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मेंटल। मेंटल के विषय में समझ लो, ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये हो गया निचला मेंटल। ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये हो गया निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल कहाँ है? 30 या 35 से 700 किलोमीटर तक और 700 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक क्या हो गया? निचला मेंटल। अब जा इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है डेंसिटी। क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें इसकी डेंसिटी पता चल गई। घनत्व कितना है इसका? घनत्व है 3.3 से 3.3 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अब देखो, जिस प्रकार अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में अंतर था, वैसे ही जहां से हमें एक मिलेगी लोअर क्रस्ट और फिर एक होगा अपर मेंटल। अपर मेंटल। अच्छा, जैसे ही पी वेव्स लोअर क्रस्ट से अपर मेंटल में परिवर्तित होती है, उनका रिफ्लेक्शन होता है, उनका एंगल चेंज होता है।
कि जब भी उनका मीडियम परिवर्तन होगा उनमें रिफ्लेक्ट होगा और वहीं पे क्या पाई जाएगी, एक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। तो इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है अनियमितता। इस अनियमितता का नाम है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोवरिक यानी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में पाई जा रही है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होगा इन वेव्स में रिफ्रैक्शन आएगा, तो हमें क्या पता चल गया कि इनका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में भी डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि देखो यहां पे मीडियम चेंज होगा। तो अगला अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी होगी, उसको रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहा है। रेपिटी, ये रेपिटी, ठीक है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में मोहोरोविक है, लोअर मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है। तो डेंसिटी हो गई। अच्छा, जब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो वहाँ पे स्पीड भी चेंज होगी पी वेव्स की। तो अब हम इनकी देख लेते हैं कि यहाँ पे इनकी स्पीड कितनी है। सिस्मिक वेव्स स्पीड जो है इनकी यहाँ पर वो कितनी हो जाती है, 7.9 से लेके 8.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हमें मेंटल में मिल जाती है। तो मेंटल में स्पीड कितनी है सिस्मिक वेव्स की, 7.9 टू 8.1 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा लेयर है वो किस मटेरियल से मिलता है, वो मिलता है हमें सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम से ये लेयर हमें बनी हुई मिलती है और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है साइमा। तो सेकंड लेयर ही किसकी हो गई, साइमा की। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, साइमा से हो गई। इसके अलावा जो मेंटल है वो टोटल अर्थ के वॉल्यूम का कितना है, वो टोटल अर्थ के वॉल्यूम का है 83%, जबकि क्रस्ट था टोटल वॉल्यूम है जो इसका 1% है टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मेंटल समझ में आया, मेंटल में क्या क्या है, डेंसिटी है 3.3 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक। फिर लोअर क्रस्ट से अपर मेंटल तक जो डिसकंटिन्यूटी है वो मोहोरोविक है। फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो रेप्टी है और इसी को जीरो वेलोसिटी जोन कहा गया है। इसकी स्पीड यहाँ पे 7.8 है, बाकी में कितना मिल रहा है हमें, 7.9 से लेके 8.1 किलोमीटर तक मिल रहा है। ठीक,
और ये फैला कितने से कितने तक है, 30 से 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है मेंटल। अब हमें उम्मीद है मेंटल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेंटल से क्या क्या प्रश्न आ सकता है, अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा 2 नंबर में मेंटल के ऊपर कोई शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा तो आपको छोटी छोटी ये इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देनी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बाकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आएगा तो वो इसमें से आ जाएगा। अब हमें कहना क्या है, अब हमें कहना है कोर। ठीक, केंद्र, केंद्र की खास बात देख लो। अपर केंद्र, कोर, लोअर कोर। ठीक, अच्छा, एक डिसकंटिन्यूटी यहां मिलेगी हमें और एक डिसकंटिन्यूटी यहां मिलेगी हमें, और ये जो पॉइंट है ये 5150 किलोमीटर है। तो देखो ये कितना विस्तृत है, ये 2900 से लेके और कोर फैला हुआ है 5150 से 6371 किलोमीटर के बीच में। तो पहले ही 2 प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, एक डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ पे मिलेगी और एक डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो देखो उनके क्या क्या नाम है। अब हम देखते हैं कि हमें लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है, तो वो है विचर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। विचर्ड गुटेनबर्ग, विचर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, लोअर मेंटल अपर कोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी। तो ये 2 डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या इसमें, अब हमें देखना है इसका डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 10 to 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसका टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक, हमें इसकी डेंसिटी पता चल गया, हमें इसका कोर का वॉल्यूम पता चल गया। अब हमें यह देखना है कि कोर पर इतना हैवी, ये इतना हैवी क्यों है, तो मतलब भारी क्यों है, इतनी डेंसिटी क्यों है। तो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है नीफे का, नीफे, निकेल एंड फेरस जैसे हैवी मटेरियल से बना हुआ है सेंटर। अच्छा, हमने देखा कि धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमें जो मिलती है, अपर कोर जो मिलती है वो पूरी की पूरी लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कैसा फॉर्म है इसका, लिक्विड फॉर्म है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं वो सॉलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी, दबाव बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ये लिक्विड स्टेट है और ये जो है ये सॉलिड स्टेट है। तो इसको ध्यान से कहना है, कौन सी तरल अवस्था है में है केंद्र। केंद्र मतलब केंद्र जो है, अगर मैं इस हिस्से को केंद्र मान लूं, अगर मैं इस हिस्से को केंद्र मान लूं तो केंद्र के फिर से 2 हिस्से हैं, एक जो तरल अवस्था में है और एक जो ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। नीफे, हमारा जो सेंटर है, जो अर्थ का सेंटर है, वो भारी मेटल से बना हुआ है, जिसमें निकेल और लोहा है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, नीफे। ठीक, अब जरा दूसरा देख लेते हैं एस वेव के विषय में, इसमें क्या पता चला हमें। देखो ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये हो गया कोर, ये क्या है, कोर। अब हम देखते हैं, देखो पी वेव्स तो सीधे के सीधे आ जाते हैं, जैसे पी वेव यहां से गए,
लेकिन पी वेव जब यहाँ से आएंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पी वेव ऐसे आए, ऐसे रिफ्लेक्ट हुए, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे आएंगे, यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे, फिर से रिफ्लेक्ट होंगे। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, यहाँ से आए, ऐसे आए और ये फिर रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, अब है क्या, ये पी वेव है, इधर हम इन्हें पी मान लेते हैं और इधर एस मान लेते हैं। देखो एस मान लेते हैं, ठीक है। अब है ये कि पी वेव्स अर्थ के सेंटर से होके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पी वेव्स लिक्विड में और ठोस में चल सकते हैं, लेकिन जो एस वेव हैं वो लिक्विड में आते ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। देखो एस वेव कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हमें केवल पी वेव मिलते हैं, एस वेव नहीं मिलते हैं। ठीक है, एस वेव की वजह से हम इसके स्ट्रक्चर के विषय में जान पाए कि यहाँ पे क्या है, एक लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ से एस वेव पार नहीं हो पा रही है। यानी सेकेंडरी वेव्स सेंटर पर आते ही, पृथ्वी के केंद्र पर आते ही एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे हम ये जान पाए कि ये कैसा है, ये लिक्विड है। क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है पी वेव्स तो फिर भी क्रॉस हो जा रही है, तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि लिक्विड कहाँ पे है। लेकिन एस वेव के एब्जॉर्ब होने से, सेंटर पे ना निकलने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, एस वेव लिक्विड है। तो एक दूसरा जो हमारा है वो हमें ये पता चला कि सेंटर पे होते हुए भी, बहुत प्रेशर होते हुए भी, टेम्परेचर होते हुए भी एक जगह सेंटर पे ऐसी है जो पूरी की पूरी तरल है। लेकिन उसके बाद डेंसिटी, घनत्व, दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ की सारी चीज़ें ठोस हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं। तो ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। इस तरीके से हम IUGC द्वारा, सेस्मोलॉजी द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाए। इनसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न सारे एग्जाम्स में आते हैं। कभी कभी तो सियाल, साइमा, नीफे का क्रम ही लगाने के लिए आ जाता है। तो ये भूपरिपटी में है, ये मेंटल में है, ये कोर में है। आपसे पूछा जाता है कि ये किस किस मटेरियल से बने हुए हैं। फिर डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछी जाती है, किस किस के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। इसके बाद आपसे पूरे का वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, इन पे इनकी डेंसिटी पूछ ली जाती है, ये किस मेटल से बने हुए हैं, इतने ही पूछ लिया जाता है। इससे आपको यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ में अगर कोई इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो वो इस बोर्ड से ही होगा। बहुत ध्यान से सभी लोगों को कर लेना है और इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से पढ़ना है।